हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने परसों जहाँ पे छोड़ा हुआ था अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कि 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया था। जैसे कि जो 73rd अमेंडमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, दो अमेंडमेंट्स हुई थी, एक 73rd एंड एक हुई थी 74th अमेंडमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट है इट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द 74th अमेंडमेंट एंड इज रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटी, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इट इज रिलेटेड टू द रूरल एरियाज एंड जो 74th अमेंडमेंट है म्युनिसिपैलिटी का इट इज रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज। ओके, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स को भी ऐड किया गया था, फंक्शनल आइटम्स को भी ऐड किया गया था, ताकि जो हमारी विलेज लेवल की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देखें कि हमारे जो विलेज एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उसमें किस तरीके का काम हो रहा था। एंड फंक्शनल आइटम्स वो हैं कि जिस पे हमें ज़्यादा नज़र रखने की हमें रूरल एरियाज में क्या क्या डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी फंक्शनल आइटम्स। अब जो है जो आर्टिकल जो 24G जो है वो रिलेट करता है हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उससे। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको दो जो प्रोविजंस इसमें एक्ट में डाले गए थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक थे कंपलसरी प्रोविजन एंड एक थे वॉलंटरी। कंपलसरी यानी कि ये चाहे कुछ भी हो ये करने ही करने हैं, एंड वॉलंटरी अगर आप इसको स्किप भी कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है। दो प्रोविजंस डाले थे, कंपलसरी एंड वॉलंटरी। ओके, तो कंपलसरी प्रोविजन जो है उस स्टेट लॉज में इंक्लूड किए गए, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें कुछ ऐसे कंपलसरी प्रोविजंस डाले गए ताकि जो पंचायत है वो उन चीज़ों को देख सके, रूरल डेवलपमेंट की ओर काम कर सके। ओके, तो जो हमारा ये है 73rd अमेंडमेंट है वो किससे डील करता है? 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं? 29। तो आपको याद होना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट हुई कब थी एंड 11th शेड्यूल जो है वो उसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अब जो ग्राम सभा है उसका आर्टिकल क्या है? 243G। अगर आप देखा जाए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 243 टू 243O। ये हैं जो किसके आर्टिकल्स हैं? हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। तो इसके बाद वाले जो हैं वो है हमारे म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन जिसके रिलेटेड बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो ये एक्ट है ग्राम सभा जो है वो एज ए फाउंडेशन होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। इसमें क्या क्या होगा? विलेज असेंबली जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी रजिस्टर्ड एरियाज हैं वो सब हमारे जितने भी मतलब विलेज असेंबली में जितने भी रजिस्टर्ड एरियाज हैं, पंचायत के रजिस्टर्ड एरियाज हैं, वो आ जाएंगे हमारे ग्राम सभा में। ये क्या करेगी? सारे तरीके के विलेज लेवल के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। इनके पास पावर्स भी होंगी। ओके, 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी इंडियन सिस्टम है इसमें 3 टायर भी है और कुछ ऐसे स्टेट में है जिसमें 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज को एडॉप्ट किया गया है। तो आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2 टायर जो पंचायती राज सिस्टम है वो कौन कौन सी स्टेट्स या यूटीज में जो है करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्ट है ये 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के लिए बात करता है कि हर एक स्टेट में 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज होना चाहिए। जैसे विलेज लेवल पे होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात कर सके। यूनिफॉर्मिटी पंचायती राज को एकजुटता यानी कि एक साथ काम कर सके ताकि हमारी जो है रूरल एरियाज में क्या हो? डेवलपमेंट हो। ओके, स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा नहीं होगी तो वो जो है वो इंटरमीडिएट लेवल तक होगी।
इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज के मेंबर्स के, जो उनमें चेयरपर्सन्स है उनके इलेक्शंस किए जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इनको इलेक्ट कौन करता है? जैसे कि लोग ही इलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी यानी कि जो भी हमारा नेता होगा, ओके, यानी कि जो हमारे ऊपर रूल करेगा, तो वो इलेक्ट कौन करेगा? लोग ही इलेक्ट करेंगे। तो लोगों के द्वारा ही जो हमारे इसके मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। चेयरपर्सन इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अगर हम मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स को तो इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, बट उनका जो चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे, जैसे 10 इलेक्टेड मेंबर होंगे, 10 में से किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाता है, ओके, किसी एक विलेज में। अब आ जाती है रिजर्वेशन की बात। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आपको इसका आर्टिकल भी याद रखना है। 243D जो है वो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट की। सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएगी एज पर द पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ठीक है, इनकी जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया जाएगा, इंक्लूडिंग वुमेन। वुमेन्स को भी जो है उनको भी, उनके लिए भी जो है 1/3 जो है टोटल सीट्स जो है रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए भी। मिनिमम जो है 1/3 टोटल पॉपुलेशन चेयरपर्सन एट ईच लेवल जो है वो वुमेन के लिए भी रिजर्व की जाती है। 1/3 चेयरपर्सन को भी अगर किसी ने इलेक्ट करना हो, उसमें से भी जो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं, तो किसके लिए? वुमेन के लिए, ओके। जैसे सपोज रख लो कि 21 सीट्स हैं, तो हम देखेंगे 1/3 में कितना आएगा, 7 सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएगी वुमेन के लिए। तो इस तरीके से हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, ड्यूरेशन कितनी होगी? 5 टर्म होगी पंचायत की हर एक लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या फिर ब्लॉक लेवल, जो भी लेवल्स होते हैं उनमें कितने टर्म्स होते हैं? 5 ईयर्स का टर्म्स होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243A के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो आर्टिकल कौन सा है? तो 243K जो है वो आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या करता है? इलेक्टोरल रोल्स बनाता है, इलेक्शंस कंडक्ट करता है। स्टेट जो पंचायत के जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ही कंडक्ट करता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ही, ओके। और इसकी जो सर्विस है, टेन्योर है, ये टेन्योर है वो भी जो डिटरमाइन कौन करता है? गवर्नर ही करता है। वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ही कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। जैसे कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी तरीके से जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, उसे भी उस तरीके से जो है रिमूव किया जा सकता है। अब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। आर्टिकल 243 जो आई है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए है। गवर्नर जो है हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन को बिठाता है, ताकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी स्टेट की या हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशन रूरल एरियाज की, उनको देखा जा सके। ये फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की को देखता है और वो रिकमेंडेशन देता है गवर्नर को कि अगर कुछ चीज़ की जैसे कमी हो रही हो, जैसे स्टेट में या रूरल एरियाज में किसी चीज़ की कमी हो, तो उसको पूरा कौन करता है? फिर गवर्नर करता है, फिर वो उसे रिकमेंड करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये इसका टेन्योर है 5 ईयर्स एंड 243I जो है इसका आर्टिकल है, ओके। इसके बाद आर्टिकल्स आपको याद रखने, मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल जो इलेक्शन वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी पूछा गया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है आर्टिकल 243, इनके ये सारे जो आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे भी बना दिए। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा,
तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे 29 जो हमारे फंक्शनल आइटम्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना, लैंड इम्प्रूव करना, माइनर इरिगेशन करना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब पे काम करने का जो है वो बताया गया कि 29 फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इन सब पे काम कर सकता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे, कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये फंक्शनल आइटम्स आपको दे दी जाएंगी तो आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फंक्शनल आइटम नहीं है, तो आपको याद रखना है। जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज है, लाइब्रेरीज है, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सब जो है आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये आपको याद रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया के वाला इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है ये आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। सो यहाँ पे हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी विलेज लेवल वर्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आने वाले जितने भी हमारे JKSSB के एग्जाम्स हो उसमें पॉलिटी तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन तो होता ही है, तो आपको KS के प्री के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इवन अगर हमारा JKPSI का जो हमारा री एग्ज़ाम होता है तो हमें फिर से ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें रिवीजन प्रोसेस के लिए जो ये वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं उस प्रोसेस के लिए आपको इजीली जो है वो अच्छे से एक रिवाइज हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट पढ़ा, जिसमें हमने इनके आर्टिकल्स पढ़े, इनके पावर्स पढ़े, इनके फंक्शनल आइटम्स पढ़े हैं। सो आज जो है विलेज लेवल वर्कर की जो है डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अपने फॉर्म फिर से भर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 वाला हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटिव उसको अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड अपनी तैयारी ऐसे ही रखें। थैंक यू एंड बाय बाय।